नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोगों का डे नंबर 3 है 1000 MCQ सेशन का। इसमें हम लोग साइंस का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और 1000 MCQ यहाँ नहीं, आपके 4000 प्लस, इसीलिए मैंने कहा कंप्लीट साइंस का रिवीजन होगा। और कभी भी 1 का 2, 2 का B, 3 का C ये चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि इसके जितने ऑप्शन हैं 4 के चारों ऑप्शन पे हम लोग काम करते हैं, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाते हैं कि उससे और क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं। इसीलिए जो मेरे से साइंस पढ़े हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि पूरा साइंस आपको यहाँ पर मजा अब आएगा। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ करना है, कैसे करना है, तो हर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है आपके आयोग के द्वारा। या तो वो रेलवे में पूछा है, या एसएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने पूछा है, जेपीएससी ने पूछा है, या फिर बिहार एसएससी, कहीं ना कहीं आपके पूछे गए क्वेश्चन है। लेकिन अब इस सेशन को आपको कंटिन्यू कराना है भाई, तो आपको यहाँ पर सपोर्ट करना है। सपोर्ट ना, मैंने यही कहा था कि वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अपना जो भी विचार है इस वीडियो को देखने के बाद, आपने डे 1 देखा, डे 2 देखा, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि कंटेंट की क्वालिटी क्या, तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके लिखें कि कैसा आपको चीज को, या आपको जो भी चीजें मिली उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या और भी आपने क्या चीजों को सीखा है, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। तो भाई ये 3 काम आपको तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये 1000 MCQ पेड कोर्स के टक्कर का ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं 11 नंबर, आज हम लोग डे नंबर 3 में 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डे नंबर 2 तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अच्छे से खत्म किए हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, यानी कि रेडियो सक्रियता की इकाई आपसे पूछी गई है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी क्यूरी, ऑप्शन डी लाइट ईयर। तो इन सब चीज़ों से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसका 1 का बी, 2 का बी, 3 का सी करने से इंटरेस्ट नहीं है। खत्म करते हैं रेडियो सक्रियता चैप्टर को ही। देखिए, चैप्टर को खत्म करने से पहले आपको समझाना होगा, या आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट यानी कि हिंदी में कहेंगे तत्व, और एक आपको वर्ड मिलेगा कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड, इसे ही हिंदी में कहते हैं हम लोग यौगिक। हालांकि इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा, लेकिन चीज़ों को ऊपर करके निकालेंगे। देखिए, कंपाउंड का जस्ट मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ सोडियम, और यहाँ मैंने कंपाउंड लिख दिया है वाटर। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ सोडियम, तो ये क्या है, आपका एक एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। वाटर कहूँ तो ये आपका एक कंपाउंड है, यानी कि ये यौगिक है। अब आपके मन में आ रहा है कि ये कैसे पहचान करेंगे, तो देखिए सोडियम ये क्या है, आपका एक एलिमेंट है। एलिमेंट है यानी कि ये क्या है, आपका एक पदार्थ होगा, यानी ये क्या है, आपका एक मैटर है। अब मैटर की पहचान कैसे करते हैं भाई, उसका क्या होगा, अपना एक वेट होगा, और उस क्या करेगी, अपना एक स्थान छेकेगी। तो सोडियम को आप कहीं भी रखेंगे तो थोड़ा बहुत स्थान छेकेगा ही, और कुछ ग्राम आप जब उसे हाथ में उठाएंगे तो फील करेगा। उसी प्रकार कंपाउंड भी क्या है, आपका एक मैटर है, क्योंकि उसका भी अपना एक वेट होगा और वो भी आप स्थान छेकेगी। वाटर को अगर ले ले तो वाटर आप उठाते तो वेट फील होता है कि नहीं, बिल्कुल। स्थान छेकती है कि नहीं, बिल्कुल। तो पदार्थ है ये दोनों के दोनों, यानी कि जब आप एलिमेंट की बात कर ले या कंपाउंड की बात कर ले, ये दोनों क्या है, आपके पदार्थ है। अब ये पदार्थ की बात कर ले तो पदार्थ की हमने बहुत सारे डिटेल में 14 क्लासेस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मैटर यानी जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। तो यानी कि ये जो एलिमेंट्स होगा, ये एलिमेंट्स भी क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। यस, बिल्कुल। उसी प्रकार ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड भी क्या होंगे, आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इस एलिमेंट और इस कंपाउंड के बीच का डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे। जैसे कि हमने लिख दिया H2O एक कंपाउंड है, सोडियम एक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ लिखूं हाइड्रोजन, ये क्या है, आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है। अगर मैं लिखूं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है। अगर मैं लिखूं N2, ये आपका एलिमेंट है या कंपाउंड है। तो कैसे पहचान करेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए, हमने ये कहा कि एलिमेंट्स में क्या होगा, एलिमेंट्स का जो कंसेप्ट है उसको समझा रहे हैं मैं। एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका सेम टाइप्स ऑफ, ठीक है ना, सेम टाइप्स ऑफ एटम या फिर सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और कंपाउंड का डेफिनेशन होता है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब समझिएगा कैसे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया किसका, सोडियम का, ठीक है ना। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है सोडियम का। अब ये सोडियम क्या है, ये छोटे छोटे इस प्रकार से, इसको हटा रहे हैं अभी। सोडियम का मैं अभी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहे, जो हमारे आंखों को या फिर जो हमारी आंखें देख नहीं पाती। अब मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सोडियम क्या है भाई,
सबसे पहले सोडियम के बारे में अगर आपसे पूछो तो सोडियम क्या है, आपका एक पदार्थ होगा। पदार्थ में ये क्या है, आपका एलिमेंट। अब देखिए सोडियम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये छोटे छोटे इस प्रकार से पार्टिकल से मिल करके बने होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स आप जो देख रहे हैं, यानी कि ये जो कण देख रहे हैं ना, यही छोटे छोटे जो कण है, इसी को हम नाम देते हैं एटम का। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका एटम, ये भी क्या हो गया आपका एक एटम, ये एक एटम। इस प्रकार से कई सारे मिलियंस एटम जब आपस में मिलेंगे तब जाकर के आपके सोडियम का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एटम आपने लिया है, या फिर ये जो एटम लिया, या फिर जो मिलियंस में जो यहाँ एटम्स प्रेजेंट है, वो किसका एटम होगा, तो सोडियम का ही प्रेजेंट एटम होगा। यानी अब देखिए सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये भी सोडियम का एटम हो गया, ये भी सोडियम का एटम, ये भी सोडियम का एटम, ये भी सोडियम एटम, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है। यस सर, यानी इसलिए आपने कहा सोडियम। अब मैं पूछूं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन क्या है, आपका एक पदार्थ है, गैस है भाई, तो उसमें कुछ गैस क्या आपका पदार्थ नहीं हो सकता क्या, गैस का वेट नहीं होता। अब गैस को आप बलून में फिल करिएगा तो अब देखिएगा कुछ वेट आपको फील होगा और कुछ स्थान भी छेक लेगी। यस, क्योंकि आप बलून का एग्जांपल, अभी बलून ऐसे रखा हुआ, आप जैसे इसको गैस भरेंगे तो आपका ये बलून देखिए इस प्रकार का फूल जाएगा, तो इतना स्पेस ऑक्युपाई क्या, कुछ ग्राम इसमें अब आ जाएगा। इसलिए गैस भी क्या है, आपका एक मैटर है। अगर मैटर है तो ये भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, ये सारे के सारे कण या एटम जो होंगे कैसे होंगे, सिमिलर टाइप्स होंगे या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कण होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर, ये भी हाइड्रोजन ही होगा, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया। अब आइए बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड का हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर का, ठीक है ना, क्योंकि वाटर हमने कहा है क्या कि ये आपका एक कंपाउंड है। तो वाटर को मैं सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से यहाँ पर आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक आपका प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यानी कि कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस प्रकार से, ठीक है, और उसी प्रकार से अब मैं ऑक्सीजन का बनाऊंगा तो ये आपका ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आप जब कंबाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, तो नहीं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, यानी कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम हो गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इसलिए हमने इसको कंपाउंड कहा। अब जैसे कि CO2, तो CO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा, कई सारे कार्बन के एटम्स मिलियंस में प्रेजेंट होंगे और ऑक्सीजन के भी मिलियंस में इस प्रकार से क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो एक एटम किसका आएगा, कार्बन का, और एक एटम किसका आएगा, ऑक्सीजन का। तो देखिए 2 डिफरेंट एटम्स आ गया, 2 डिफरेंट एटम्स आ गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ इतना इसीलिए टाइम लिया गया क्योंकि आपको रेडियो एक्टिविटी मुझे समझा देनी है भाई, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए रेडियो एक्टिविटी से आए, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अब बात करेंगे कि आखिर ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी का, अब ये रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता क्या है, हिंदी में से कहते हैं हम लोग रेडियो सक्रियता, ठीक है ना, हिंदी में से कहते हैं हम लोग रेडियो सक्रियता। अब इसका मीनिंग क्या होता है इसको समझिएगा। वो पदार्थ, ध्यान से समझना है, वो पदार्थ यानी कि मैटर। अब आपको ये तो समझ में आ रहा ना कि मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर हम उसे कहेंगे जो स्थान छेकती होगी, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उसका कुछ अपना वेट होगा। अब आप समझ लीजिए, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं प्रकाश का, यानी कि लाइट। अब मुझे ये बताइए लाइट का क्या कोई वेट होता है या कोई स्थान छेकता है? आपके रूम में लाइट जल जाने के कारण क्या आपका रूम फिलअप हो गया है, क्या स्पेस की कमी आ गई है, क्या ये रूम का वेट इंक्रीज हो गया? नहीं, यानी कि लाइट आपका क्या है भाई, प्रकाश तो नहीं होगा, समझ में आ गया ना। लेकिन अब मैं एग्जांपल लूं पानी का, तो पानी स्थान छेकती है, बाल्टी में पानी भर दीजिए तो बाल्टी में अब जगह नहीं बचता, बाल्टी में वेट फिल होता है, तो पानी क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। तो पदार्थ का कंसेप्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। हमने ये बोला कि वे पदार्थ जिनके नाभिक, अच्छा अब आइए कुछ मैं नाभिक का नाम लूं तो नाभिक भी क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था सोडियम का, तो ये आपका सोडियम क्या है, एक आपका एलिमेंट है, ठीक है ना। एलिमेंट क्या है, क्यों है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना हो, यानी कि इस प्रकार से सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर के बना होगा। अब ये जो बना रहा हूं ना, ये आपका एटम्स है या बोल सकते हैं आपका पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसी पार्टिकल्स का नाम दे दिया जाता है एटम। ऐसे मिलियंस एटम्स होंगे। ये आपका एक एटम मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, एटम मैंने एक बाहर निकाल लिया, ये वाला,
इसका भी, इसमें मैं बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया हूँ यहाँ पे। अब इस एटम का जब इंटरनली स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी यही चैप्टर का तो नाम रखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इस एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जहां क्या प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों और क्या बने होते हैं, ऑर्बिट्स बने होते हैं। एक फ्रेश आपको मैं फिर से फिगर दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको ये एटम बाहर निकाल लिया, तो इसका मैं फिगर ऐसे दिखा रहा हूँ। ये क्या है, आपका एक एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यही एटम का जो स्ट्रक्चर है, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने 8, 9, 10 क्लासेस में पढ़ा है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अंदर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, आपका नाभिक हो गया। और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपका ऑर्बिट होता है। अब इस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है भाई, ठीक है। चलिए, यानी अब आपको यह समझ में आ गया कि न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। अब आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, कि वो पदार्थ जिनके नाभिक क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। अस्थिर मतलब अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण ये अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी कि स्थिर करने के लिए, अपने नाभिक को स्थिर करने के लिए क्या करती है, एक रिएक्शन करती है, यानी एक अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करने के दौरान ही, ये रिएक्शन करने के दौरान ही कुछ अदृश्य किरणें, ठीक है ना, अदृश्य किरणें, यानी कि जो किरणें हम और आप अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें का क्या करती है, ये रेडिएशन, ये रेडिएट करती है, या फिर इसको इमिट करती है। कौन कौन सी किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। तो वो पदार्थ, ठीक है ना, वैसे पदार्थ को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, जो क्या करेगा, जिसका नाभिक अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने के कारण वो अपने को क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के दौरान अदृश्य किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेंगे। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। आपको मैंने क्या बोला समझिएगा, मैंने दो चीजें कहा, एक तो आपका रेडियो एक्टिविटी हो गया, और एक हो गया आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब हमने आपको क्या बताया, वैसा पदार्थ या वैसा मैटर जिसके नाभिक में, अब भाई मैटर है तो वो क्या होगा, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसकी जो न्यूक्लियस होगी वो अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होने के कारण वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। स्टेबल कैसे होगी भाई, रिएक्शन करेगी, एक इलेक्ट्रॉन उसको देगी, दूसरा अपने आप को गेन करके स्टेबिलिटी करेगी। स्टेबिलिटी करने के दौरान ही कुछ अदृश्य किरणें का क्या करती है, त्याग करती है, जैसे कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो वैसे पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये जो घटना है, इस घटना को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। भाई इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाएंगे फिर हम लोग। यहां तक क्लियर हो गया ना भाई, रेडियो एक्टिव आखिर होता क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मैं जैसे कि आपको जस्ट कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। पहले एग्जांपल देने से पहले समझिए यूनिट के बारे में, क्वेश्चन भी आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनिट रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है, तो याद रखिएगा बैक्यूरेल, BACQUEREL, बैक्यूरेल जो होता है SI यूनिट होता है। और जो ये रेडियो एक्टिविटी जो है ना, ये रेडियो एक्टिविटी का नाम किसने दिया था, मैडम क्यूरी ने दिया था, मैडम क्यूरी ने दिया था, इसलिए इसका यूनिट कभी कभी क्यूरी भी आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्यूरी ही मिला है। देखिए रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्यूरी, समझ में आया ना। इसीलिए अब क्यूरी क्यों पढ़ा, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिविटी जो टर्म्स आप देख रहे हैं, या जो नाम है, किसने दिया, मैडम क्यूरी ने दिया था, मैडम क्यूरी। अब मैडम क्यूरी से दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैडम क्यूरी ने दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या किया था, डिस्कवर किया था। कौन कौन सा, एक है आपका रेडियम और एक है आपका पोलोनियम, ठीक है ना, एक है आपका पोलोनियम, एक हो गया आपका रेडियम और एक हो गया आपका पोलोनियम। यानी कि समझिए ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि ये कैसे, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होंगे, ऐसे मिलियंस में प्रेजेंट होंगे मेरे भाई,
समझ में आ रहा ना आपको। तो ऐसे मिलियंस में एटम्स प्रेजेंट होगा। अब इस एटम्स के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, इसका भी एटम का क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, इसके भी एटम्स के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है। अब ये अपने आप को क्या करना चाहेगी, स्टेबल करना चाहिए। स्टेबल करने के दौरान ये रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करने के दौरान किरणें निकालेगी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। और यही जो पदार्थ ऐसा शो करेगा एक्टिविटी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। देखिए ये अल्फा बीटा गामा किरणें बहुत हार्म किरणें होती है, हमारे आंखें और आप हमारी नेग्लिजिबल आंखें नहीं देख पाती, नग्न आंखें नहीं देख पाती है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। तो इस मैडम क्यूरी ने पूछा जाएगा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किया है, रेडियम और पोलोनियम। और याद रखना है भाई, यही एकमात्र महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी मिला। ये सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन में। और भी तो क्वेश्चन मैंने कहा ना भाई, पोस्टमार्टम अच्छी तरह से होगा, अगर होगा तो, नहीं तो फिर एकदम नहीं होगा। बाकी इसमें आपका सपोर्ट इस सेशन में आप बना दीजिएगा, पूरा साइंस आपका हलवा कर देंगे। बाकी कमेंट में कमेंट लिखना पड़ेगा आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, देखिए आपसे और क्या पूछा जाएगा, मैं आपको फिर से भी रिकॉल करवा दूंगा सारा। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको डिस्कवर किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, इसलिए उसके नाम पर ही एसआई यूनिट भी बैक्यूरेल है। इसका नाम किसने दिया था, मैडम क्यूरी, इसलिए क्यूरी भी इसकी एक यूनिट होती है। क्लियर है। तो यहां पे अभी आपको, अच्छा अब एक चीज और भी क्लियर मैं कर दूं, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन मैं अभी जो आपको बोलने जा रहा हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट है या नहीं, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें। तो इसका हम लोग एक रेशियो निकालते हैं N/P, यानी कि न्यूट्रॉन बट्टे प्रोटॉन का रेशियो निकालते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 आ गया तो वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। बाकी और भी बहुत डिटेल है भाई, अल्फा की, बीटा की, गामा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। अब वो सब भाई इतना तो चैप्टर हम आपको पढ़ा नहीं रहे ना, तो पूरा चैप्टर ही निकल जाएगा आज की क्लास में। बाकी अभी हम लोग 3 ऑप्शन को भी अभी हमें तोड़ना। चलिए तीनों ऑप्शन को तोड़ते हैं। हेनरी किसका ऐसा यूनिट है, चलिए रेडियो एक्टिविटी को मैं पहले कर दूं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो भाई हेनरी बैक्यूरेल कहेंगे। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल कहेंगे। इसकी एसआई यूनिट इसी के नाम पर रखा गया है, बैक्यूरेल। इसकी नाम किसने दी थी, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी भी आपका एक एसआई यूनिट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। मैडम क्यूरी के बारे में मैंने बता दिया, रेडियम पोलोनियम की खोज की थी। एकमात्र महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बाकी और भी चीजें जितना बता दिया याद रहना चाहिए आपको। हेनरी किसकी एसआई यूनिट है, तो इंडक्टर की। ठीक है ना, पैराकत्व की। ये मैंने डे 1 में इंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है, इसलिए यहां नहीं करेंगे डिस्कशन। अगला ये टेस्ला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए पूरा इसको खंगाल देते हैं। टेस्ला, सबसे पहले समझिए चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, इसकी जो यूनिट है, चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट है, 2 यूनिट आपको याद रखना। एक तो आपको जो यहां पर मिल गया टेस्ला, अगर इसकी आपको एसआई यूनिट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा तो जाए तो क्या बोलेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र से और कुछ चीजें हैं। 2 रूल है, एक आपका मैक्सवेल का रूल आपसे पूछता है एग्जाम में, और एक आपसे पूछेगा फ्लेमिंग का। ठीक है ना, फ्लेमिंग का, तो ये याद रखिएगा। देखिए मैक्सवेल का एक रूल है राइट हैंड रूल। ठीक है ना, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल समझिएगा। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल पूछा जाता है। इस मैक्सवेल का राइट हैंड रूल हम किस लिए उपयोग करते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करने के लिए, दिशा का पता करने के लिए हम लोग मैक्सवेल का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और फ्लेमिंग का एक होता है राइट हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड रूल, और एक होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड रूल। अब याद रखिएगा राइट हैंड रूल पे क्या आपका काम करता है, कौन सा इक्विपमेंट, तो डायनेमो। ठीक है ना, डायनेमो यानी कि जिसे हम कहते हैं जनरेटर। और लेफ्ट हैंड में फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, इस पे काम करता है आपका मोटर। अब कैसे याद रखिएगा, राइट हैंड से ही आप जनरेटर को चला पाएंगे, इतना भारी होता है। मोटर क्या है भाई, एक बटन दबाइएगा, यानी लेफ्ट हैंड से भी बटन दबा सकते हैं। डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद है। अब यहाँ पे जो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल कैसे काम करता है, तो देखिए ये आपका अंगूठा हो गया, ये 5 फिंगर, ये आपका क्या करेगा, ये डायरेक्शन बताएगा करंट का, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। बाकी इसको तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा भी है। चलिए आगे, यहाँ पर ये हो गया पूरा पोस्टमार्टम आपका सारे ऑप्शन का। क्या और भी कोई ऑप्शन बचा, अच्छा लाइट ईयर एक ऑप्शन और दिया था, उसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसको क्यों छोड़ा जाए। लाइट ईयर से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट ईयर की बात की जाए तो सबसे पहले लाइट ईयर के बारे में आपको याद रखना चाहिए क्या,
कि 1 लाइट ईयर का वैल्यू से ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 9.46 10⁻15 मीटर होता है। अब मीटर किसकी एसआई यूनिट होती है? दूरी की। इसका मतलब लाइट ईयर किसकी एसआई यूनिट होगी? तो दूरी की एसआई यूनिट होगी। क्लियर है भाई? दूरी की मात्रक होगी, सॉरी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। क्या पूछा गया है? न्यूक्लियर रिएक्शन। बहुत पेट क्वेश्चन है सब, मतलब हर एग्जाम में ये सब पूछेगा आपको एग्जाम में। अब ये सब मैंने आपको करवा रखा अपने क्लासेस में। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य। देखिए भाई, मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ साइंस एक बार अच्छे से पढ़िए, कंप्यूटर हमारे साथ एक बार अच्छे से पढ़िए, और जीके एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जब हम एमसीक्यू करवा रहे हैं इस सेशन में, साइंस में स्टार्ट किया, उसी पर कंप्यूटर में कराएंगे, उसी बाद जीके में, तो इतना सॉलिड में, और सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, अपना बनाया हुआ क्वेश्चन या कोई पब्लिकेशन का नहीं है, आयोग का क्वेश्चन को हम लोग तोड़ेंगे। और किस प्रकार से तोड़ेंगे आप देख लीजिए। तो मस्ट है सबसे पहले कंसेप्ट, और कंसेप्ट के लिए आपको कोर्स में इनरोलमेंट लेना ही पड़ेगा। खैर, बाकी आपकी मर्जी है, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया है, अगर कोई इंक्वायरी है, नंबर मैं आपको यहाँ पे दे भी सकता हूँ 7909004902 पे, अगर कोई इंक्वायरी है तो। बाकी इससे आगे अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन ये बोला गया, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य, यानी मंदक के बारे में पूछा गया। तो भाई ऐसे तो रटेंगे नहीं, इसका टिक कर देंगे ऐसे, आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यानी मतलब अभी देखना है कि है या नहीं, अभी ऐसे टिक नहीं करना। मतलब ऑप्शन ए बोला गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, यानी मंदक का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ा देना। ऑप्शन सी कैटेलाइज द रिएक्शन, अभिक्रिया को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। इनमें से कौन सा कार्य है मंदक का? तो पहले तो हमें यही नहीं पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि चेन रिएक्शन क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, हमें ये नहीं पता कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, हमें ये नहीं पता नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। तो हम मंदक कैसे बताएंगे? तो इसलिए अभी आपको पूरा यहाँ पे सब कुछ बता देते हैं, जो चीज मैंने बोला आपको। देखिए, सबसे पहले समझिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है? वैसा रिएक्शन, समझिएगा मेरे भाई, वैसा रिएक्शन, ठीक है ना, वैसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट समझ में आ रहा है ना, तत्व, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स मिल करके बने होंगे। वैसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट का न्यूक्लियस, समझ में आ रहा है, एलिमेंट का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, एलिमेंट का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक रिएक्शन में भाग लेता है। यानी कि रिएक्शन में यहाँ पे कौन भाग ले रहा है? रिएक्शन में भाग लेता है आपका नाभिक। समझिएगा मैंने क्या बोला, अभी आप अच्छे से समझिएगा। मैंने ये बोला कि वैसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट यानी कि तत्व का न्यूक्लियस नाभिक रिएक्शन में भाग लेता है, उसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। जैसे जस्ट एक एग्जांपल लिया मैंने, सोडियम। अब देखिए, सोडियम क्या है? आपका एक एलिमेंट है, तत्व है। क्यों है भाई? देखिए, सोडियम कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे, और ये सारे के सारे पार्टिकल्स या ये एटम क्या होगा आपका? ये भी सोडियम होगा, ये भी सोडियम होगा, ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, इसलिए ये क्या है आपका? एक एलिमेंट है। ये सर एलिमेंट है। अब मैंने बोला कि एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक, तो नाभिक क्या, पहले एक एटम हमने उठा लिए इस प्रकार से, इसका क्या है? न्यूक्लियस। यानी कि ये जो सोडियम का ये जो न्यूक्लियस हो गया ना, सोडियम का ये जो एटम है, इसका एटम का ये जो न्यूक्लियस है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्शन का जो फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। पहले तो ये चीज क्लियर हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। हाँ जी, याद हो गया सर, समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात ये नहीं करेंगे हम लोग, बात करेंगे चैन रिएक्शन। एक कंसेप्ट होता है चैन रिएक्शन को समझना, ठीक है ना। चैन रिएक्शन क्या होता है, इसको आपको समझा ही दे रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें भी, पर कोई नहीं। देखिए, हमने क्या किया भाई, चैन रिएक्शन के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने लिया है यूरेनियम 235, ठीक है ना। ये भी क्या है, अब यूरेनियम 235 आपका एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है, यानी क्या है आपका? तत्व है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस प्रकार से छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलियंस में होंगे भाई। ये तो मैं जस्ट आपको 10-12 एलिमेंट पार्टिकल्स बना करके आपको एटम बना कर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारे मिलियंस में होंगे संख्या में। ये क्या होगा? यूरेनियम का एटम होगा, ये भी यूरेनियम का एटम होगा, यूरेनियम का एटम, ये भी यूरेनियम, यानी ये क्या हो गया आपका? एक तत्व हो गया। अब इसका मैंने एक एटम उठा लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका न्यूक्लियस मैंने ये उठा लिया, अब आइए दिखाते हैं। अब मैंने ये एटम यूरेनियम को उठा लिया, तो ये एटम आ गया, इसका अपना एक न्यूक्लियस होगा, यस सर। उसी प्रकार से मैंने ये एटम निकाल लिया, तो ये एटम हो गया, यानी ये सभी क्या है भाई? यूरेनियम एटम। मैं लिख दे रहा, यूरेनियम 235 एटम है ये आपका, ठीक है।
उसी प्रकार ये भी क्या है, यूरेनियम 235 का एटम है। ये भी क्या है आपका, यूरेनियम 235 का एटम है। उसी प्रकार और भी आप ले सकते हैं। अगला आप यहाँ से ये एटम को उठा लिए, ठीक है, इसका अपना एक न्यूक्लियस होगा। उसी प्रकार से आप और भी उठा सकते हैं, जैसे कि ये एटम को उठा लिए, इसका अपना ही न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। यस। अब मैं एक ले रहा हूँ, इस एटम को लिया हूँ, ठीक है। इस एटम का मैंने क्या लिया, न्यूक्लियस को लिया, यानी कि इस पार्ट को लिया। इसके न्यूक्लियस पे मैंने क्या किया है, बम्बार्डिंग करवाया। किससे मैंने बम्बार्डिंग कराया, तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन से मैंने बम्बार्डिंग कराया। मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यूरेनियम 235 एटम का न्यूक्लियस पे, ठीक है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस को पे मैंने क्या किया, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराया। न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डिंग कराया तो मैंने को क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि चेन रिएक्शन में आप किससे बम्बार्डिंग करवाते हैं, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराते हैं। तो बम्बार्डिंग करने के बाद हमने देखा ये कि 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुई है, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रही है, ठीक है ना, 3 न्यूट्रॉन का रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रही है। हाई स्पीड में ये न्यूट्रॉन होती है, ठीक है ना, हाई स्पीड में। अब इसके बाद ये न्यूट्रॉन क्या होगी, फर्दर इस यूरेनियम के एटम का इस न्यूक्लियस से क्या करेगा, उसको स्ट्राइक कर देगा। उसी प्रकार से ये जो न्यूट्रॉन है, इसके न्यूक्लियस के एटम यूरेनियम के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर देगा। उसके बाद ये जो तीसरा न्यूट्रॉन है, इसके यूरेनियम के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक कर देगा। समझ में आया ना। ये क्या है आपका, यूरेनियम है, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, ये भी यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, ये भी, क्योंकि ये आप क्या भाई, ये सब मिलियंस में संख्या में है। तो अब क्या हुआ, ये इस पे अटैक कर दिया न्यूट्रॉन हाई स्पीड में, तो यहां से फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर गया इस प्रकार से, ठीक है। उस प्रकार से यहां भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर जाएगा। उसी प्रकार यहां से भी 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर जाएगा, ठीक है। फिर से यहां पे एक और यूरेनियम का नाभिक आ जाएगा। उसी प्रकार यूरेनियम का, यानी ये जो आप क्रिया देख रहे हैं, यानी ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन चैन रिएक्शन इसीलिए कराया क्योंकि ये आपका एक चैन के फॉर्म में रिएक्शन होते रहेगा, इसलिए आपको इसको कहा जाता है चैन रिएक्शन। अब देखिए, यूरेनियम का बम्बार्डिंग करने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हाई लेवल पे एनर्जी का रिलीज होगा। अभी इस एनर्जी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए। पूछा जाता है एग्जाम में कि जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग चेन रिएक्शन में न्यूक्लियस पे किया जाता है तो उससे उत्पन्न जो एनर्जी है, उससे प्रोड्यूस जो एनर्जी है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। कैसे, तो वो भी बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि चैन रिएक्शन में किससे बम्बार्डिंग करते हैं, तो न्यूट्रॉन से। अब लास्ट में आपसे ये भी तो पूछ रहा ना कि फाइनल आपका जब बम्बार्डिंग करते 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 फाइनली पूरा का एटम पे जब बम्बार्डिंग हो जाएगा तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो पूछा जाता है लास्ट प्रोडक्ट। याद रखिएगा भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ चेन रिएक्शन, यानी ये जो यूरेनियम 235 है, लास्ट ये जो परिवर्तित हो जाता है न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग होते होते आपका लेड में, LED लेड यानी कि सीसा में। ये सब क्वेश्चन है आपका पेड क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्लियर है भाई। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो चैन रिएक्शन है, ये चैन रिएक्शन है, इसको शुरुआत कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डिंग से, प्रोटॉन के बम्बार्डिंग से या न्यूट्रॉन, तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन। आपसे पूछा जाएगा फाइनल प्रोडक्ट चैन रिएक्शन का क्या बनता है, तो आप बोलेंगे लेड यानी कि सीसा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अमंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, कौन जो है अनस्टेबल पार्टिकल है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से न्यूट्रॉन अस्थिर कण होता है। यहाँ ये आपका अब क्या खत्म हो गया, चैन रिएक्शन समझ में अब आ गया। चैन रिएक्शन, चलिए इसको हटा लेते पहले। यानी आपको मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन क्लियर कर दिया है और उसके बाद चैन रिएक्शन मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए, न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, उस दोनों टाइप्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो टाइप होता है न्यूक्लियर रिएक्शन का, एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। एक मिनट भाई, फ्यूजन तो यहां कर ही दिए, फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, अच्छे से लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अरे भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर हिंदी में भी लिखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में से कहा जाता है नाभिकीय संलयन, सॉरी नाभिकीय संलयन, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। और ये हो गया आपका न्यूक्लियर, क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियर हो गया आपका फ्यूजन, ये हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन। विखंडन में यानी कि टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना, यानी कि यहाँ पे होगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन करेगा कोई भी चीज और यहाँ पे टूटेगा, ऐसा समझिएगा। विखंडन हो रहा, टूट रहा, तो यहाँ पे समझना क्या होता है, नाभिकीय संलयन में क्या काम, कैसे चीजें होगी समझिएगा। इसमें क्या होता है, 2 छोटे परमाणु का न्यूक्लियस, परमाणु एटम समझ रहे हैं ना, जैसे कि ये सोडियम है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के एटम से, ये एटम का एक एटम ले लिया मैंने, ये एटम ले लिया, इस प्रकार से बहुत सारे एटम से सोडियम बना होगा।
तो एक एटम मैंने ये ले लिया, एक एटम मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो ये एटम ले लिया मैंने, और एक एटम ये मैंने एटम का न्यूक्लियस लिया। ये ध्यान रखना है, छोटे परमाणु का न्यूक्लियस, ठीक है। दोनों छोटे परमाणु का ये न्यूक्लियस है, ये क्या आपका न्यूक्लियस है, ये भी क्या आपका न्यूक्लियस है। तो दो छोटे परमाणु, यानी कि ये सोडियम का ये एक एटम हो गया, सोडियम का एक ये एटम हो गया, इसका मैंने क्या किया, उसके न्यूक्लियस को कंबाइन किया, ठीक है ना। तो जब न्यूक्लियस आपस में मिलती है तो एक बड़े एटम का न्यूक्लियस का निर्माण होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। साथ के साथ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए फ्यूजन में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, दो न्यूक्लियस कंबाइन किया है। लेकिन न्यूक्लियर विखंडन में क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस होगा एटम का, वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा। समझ में आया ना, यहाँ पे क्या होगा, इसमें ब्रेक डाउन करेगा दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, ठीक है, दो छोटे छोटे एटम के न्यूक्लियस में, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। इतना याद हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। इसके बाद आपको यहाँ पे और भी चीजें, जैसे कि ये जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो इससे एलिमेंट बनेगा, इससे नन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। रेडियो एक्टिव मतलब समझ में आ रहा ना, वो यानी इससे जो भी आपका एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना, टूटने से रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा, जिसमें क्या होगा, अल्फा बीटा गामा किरण, जो हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए हानिकारक होगा। कंपैरेटिवली दोनों में अगर पूछा जाएगा किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसमें जो ये एनर्जी होगी ना, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी कंपैरेटिवली इससे, ठीक है। अब इसका जैसे कि एग्जाम, अच्छा अब ये भी याद रखिएगा, जो नाभिकीय फ्यूजन जो होता है ना, इसका इनिशिएशन कैसे होता है, तो प्रोटॉन, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रोटॉन के द्वारा किया जाता है, प्रोटॉन के द्वारा या स्टार्ट किया जाता है, याद ध्यान रखना। लेकिन ये जो फ्यूजन है ये न्यूट्रॉन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। चेन रिएक्शन भी न्यूट्रॉन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद आ रहा होगा यहाँ पे सारी चीजें। इसकी जो एनर्जी यहाँ से जो रिलीज होता है, कंपैरेटिवली लेस एनर्जी रिलीज होती है। अब आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, इसी नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। आपका नाभिकीय संयंत्र हो गया, एटॉमिक बम हो गया, ये सभी आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम, आपका इस नाभिकीय विखंडन के ऊपर काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे आपका जो आपका जैसे कि हो गया एनर्जी ऑफ सन, ठीक है, सन का स्टार का फॉर्मेशन होना, हाइड्रोजन बम, ये सभी नाभिकीय फ्यूजन का एग्जाम्पल है। बाकी ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझने का, मैंने जितना इंपॉर्टेंट रहा मैंने आपको बोल दिया। अब जितना मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसलिए वो मेरे सारे टिप में थे, मैंने कह दिया आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन बम किसके, कौन सा एग्जाम्पल है किसका, नाभिकीय संलयन का या नाभिकीय विखंडन का, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन का याद रखना आपको, ठीक है। अब आइए, मैंने अभी आपको बताया नाभिकीय विखंडन के बारे में, ठीक है ना, मैंने क्या बताया आपको, नाभिकीय विखंडन के बारे में, नाभिकीय विखंडन के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में हमने क्या कहा, न्यूक्लियर, ठीक है ना भाई, इसको मैंने इंग्लिश में क्या कहा, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको मैंने इंग्लिश में क्या कहा, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा। अब मैंने इसके बारे में क्या बताया कि इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होगा ये टूटेगा छोटे न्यूक्लियस में, और क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। इससे जो एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना, इसका जो एलिमेंट बनेगा न्यूक्लियर फ्यूजन से, वो कैसा एलिमेंट होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा। इस प्रोसेस से यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बनेगा, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनता है। क्लियर है। इसके बाद यहां से जो एनर्जी लिखेंगे कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फ्यूजन से, यानी कि नाभिकीय संलयन से क्या होती है, कम होती है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करती है। हाइड्रोजन बम जो हो गया, सॉरी एटम बम जो हो गया आपका, एटम बम, ठीक है ना, एटम बम जो हो गया आपका, ये भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करता है। क्लियर है, परमाणु बम। अब याद रखिएगा, इसे अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये जो होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोल होता है। अनकंट्रोल मतलब कि ये आपका दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्दर आपका एक और न्यूक्लियस टूटेगा, दो और न्यूक्लियस, ये अनकंट्रोल, अनकंट्रोल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, न्यूक्लियर रिएक्टर अब आपके यहां पे इन कर रही है इस चैप्टर में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, ये जो नाभिकीय विखंडन है, यानी कि ये जो नाभिकीय फ्यूजन है, ये एक अनकंट्रोल रिएक्शन है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को अब हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर से ये क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखते हैं भाई। तो न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने आपको क्या बताया है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में मैंने आपको ये बताया। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को कंसेंट्रेट करना है आपको। न्यूक्लियर रिएक्टर
न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे काम करता है, तो आपका ये कर क्या रहा, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं ताकि ये क्या हो पाए, कंट्रोल हो पाए, क्या हो पाए, कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है। ये सब पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, ठीक है, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। देखिए रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए इस प्रकार से मुझे चलना पड़ा, अदरवाइज आपने क्लास लिया तो पूरा चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है आपका, कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे क्या करता है, आपका काम करता है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो अनकंट्रोल रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाएगा, एक यूरेनियम 235 मैंने फ्यूल लिया है, ठीक है ना, फ्यूल लिया जाएगा यूरेनियम 235 का। उसके न्यूक्लियस पे हम लोग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या है पता है, 3 हाई स्पीड में न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, न्यूट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये जो हाई स्पीड में जो न्यूट्रॉन है इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडरेटर का, जो आपका अभी का क्वेश्चन है मॉडरेटर का। तो ये मॉडरेटर क्या करता है, जो ये हाई स्पीड जो न्यूट्रॉन है ना, ये मॉडरेटर, ये जो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है उसके न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। कम करने से क्या होगा, अब ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्लो न्यूट्रॉन की स्पीड हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब इस स्लो स्पीड के न्यूट्रॉन को अवशोषित एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर लगा दिया जाता है कंट्रोल रड, ठीक है ना, क्या लगा दिया जाता है, कंट्रोल रड। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कंट्रोल रड का यूज क्या है, तो जो न्यूट्रॉन है, स्लो स्पीड का जो न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, और मॉडरेटर का यूज क्या है, न्यूट्रॉन के गति को कम करने के लिए। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे सिंपल सी बात है, हाई लेवल पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पे अगर यहाँ से बम्बार्डिंग हो रहा है तो यहाँ का जो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कूलेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शीतलक जिसे कहते हैं। अब ये जो एनर्जी यहाँ से निकल रही होगी, इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, आपका बहुत सारी कंपनी है पीएसयू जैसे कि एनपीसीआईएल हो गया, वो क्या करते हैं मतलब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले जो पीएसयू है या कंपनी है, ठीक है, अब वो टरबाइन को घुमाने के लिए, यानी कि उसकी जो पत्ती है उसके टरबाइन को घुमाने के लिए इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी ऊपर से गिरेगा इसमें, ठीक है ना, इस टरबाइन के ऊपर, और ये पत्ती यानी कि इसकी टरबाइन को तेजी से इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है घुमाने के लिए, और इस पानी से फिर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। चलिए भाई, पूरा हमने खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट चीजें। बाकी समझदार जो भी चीजें हम लोगों से पढ़ रखे हैं उनको बहुत अच्छा से रिवीजन भी हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई कोर्स नहीं ना पढ़ा रहे कि हम पूरा बच्चे से चीजों को लेकर चलो, फिर भी कोशिश हुई है कि चीजों को एक एक करके क्लियर कर सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है, ठीक है ना, मंदक का कार्य क्या है, तो मंदक का कार्य क्या है, मैंने क्या बताया, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। तो देखिए स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक आपको मिल रहा है न्यूट्रॉन का अवशोषण, ये कौन करता है आपका, ये आपका कंट्रोल रड करता है। अच्छा, और भी यहाँ से मैं चीजें आपको बता दे रहा हूँ, कंट्रोल रड वगैरह से भी क्वेश्चन और पूछता है तो उसको मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए भाई समझिएगा ध्यान से, यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनता है, आपको क्वेश्चन बनेगा जो आपका मंदक है यानी कि जो मॉडरेटर है, ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करेगा, पहला चीज तो ठीक है। अब इसका हम एज ए मॉडरेटर जो यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या आता है, एक तो हम लोग हेवी वाटर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, या हेवी वाटर की जगह हम लोग ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, या ऑर्डिनरी वाटर साधारण जल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आइए कंट्रोल रड, कंट्रोल रड क्या करता है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है जो स्लो स्पीड हो जाता है। अब ये किसके बनी होती है कंट्रोल रड, तो याद रखिएगा कैडमियम का भी होगा ऑप्शन में, या बोरॉन भी मिल सकता है, या फिर स्ट्रोंटियम भी मिल सकता है। क्लियर है। इसके बाद अब आपको याद रखना है कूलेंट, कूलेंट की तरह हम किसको यूज करते हैं, तो आपको D2O याद रखना, हैवी वाटर भी यूज करते हैं, सोडियम भी यूज करते हैं, और पोटासियम भी यूज करते हैं एज ए, या नॉर्मल वाटर भी यूज करते हैं। तो इसमें से कुछ भी, अब ये सब क्वेश्चन बहुत एसएससी पूछती है भाई यहाँ से, इसलिए मैंने करवा दिया है, और एसएससी पूछती है मतलब जेएसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे का, ये सब फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ब्लड है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए ब्लड यानी कि यहाँ से आपका बायोलॉजी का भी देखिए क्वेश्चन मैंने लिया, केमिस्ट्री भी लिया, फिजिक्स भी लिया, और अब आपका बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ब्लड आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में इपिथेलियम टिश्यू है, हिंदी में इपिथेलियम ही कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मसल टिश्यू, पेशी ऊतक, या नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तो देखिए
एपिथेलियम टिश्यू को हिंदी में एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ब्लड का मतलब समझिए, देखिए ब्लड क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कैसे समझिए, आप कोई भी चीज खा रहे हैं, कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कोई भी फैट ले रहे हैं, तो आपके जो भी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, सेल, अब समझिएगा चीजों को तोड़ते हैं बढ़िया से। देखिए अब बायोलॉजी जो मेरे से पढ़ ली है, मुझे नहीं लगता है कि इवन आप बीपीएससी पीसीएस तक के आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही होगी। अब ये जो सेल है, जब सेल बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं आपस में तो एक आपका आदमी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो अब इस सेल तक कोई भी प्रोटीन को चाहिए तो इसको यहां तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो आपका ब्लड करता है, यानी कि कनेक्ट करने का काम करता है ब्लड। इसलिए ये जो टिश्यू से बना होता है उसे हम नाम देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इसके अलावा और भी चीज आपको जानना होगा कि इसका और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना होगा। पहला तो एग्जाम्पल याद रखना ब्लड के बारे में। इसके बाद बोन भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन का नाम बोलते ही एक आपको क्वेश्चन याद आना चाहिए, आपको बोला पूछा भी जाता है कि बोन में 85% जो हड्डी में जो है 85% आपका कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और 10% आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्रेजेंट होता है। तो कितना हो गया 95, और 5% आपका जो प्रेजेंट होता है मिनरल्स होता है। ठीक है, तो चलिए ब्लड हो गया, बोन हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का हो गया। इसके बाद आपका लिम्फ भी आपका कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल हो गया। लिम्फ मतलब देखिए जब चोट लग जाता है तो पीलापन जैसे पानी निकलता है ना, उसको ही बोलते हैं लिम्फ। इसके बाद कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब क्या है, देखिए जो कान की हड्डी और जो नाक की हड्डी, जो सॉफ्ट बोन होता है ना, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक का एग्जांपल है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू भी किसका एग्जांपल है, तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू मतलब क्या आता है, इसी टिश्यू में आपका फैट का स्टोरेज होता है, जो आप फैट खाते हैं ना, यहीं पे फैट स्टोर होता है। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने पूरा बता दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ लिया जाएगा। जैसे ब्लड के बारे में आपसे पूछा तो अब आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो गया, एक तो ब्लड भी है, बोन भी है। बोन के बारे में मैंने बताया 80% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% कैल्शियम कार्बोनेट, 5% मिनरल्स होता है। ब्लड, बोन, लिम्फ, कार्टिलेज और आपका एडिपोज टिश्यू, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू का ही एग्जांपल होता है। ये क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन को भी तोड़ते हैं हम लोग बढ़िया से। चलिए अगले ऑप्शन की बात की जाए तो वो है आपका एपिथेलियम टिश्यू। देखिए ये भी बहुत बहुत पेट क्वेश्चन। एपिथेलियम टिश्यू देखिए हमारी जो ऑर्गन है ना, ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग। अंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका कोई किडनी हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, ये आपका एक ऑर्गन हो गया। लीवर हो गया, तो आपका जो ऑर्गन है, जैसे कि एग्जांपल ये मैंने किडनी की जो बाहरी परत है, ये जो बाहरी परत है ये किससे बनी होती है, तो ये एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। यानी कि जो ऑर्गन की जो बाहरी परत है और बाहरी परत का जो अंदर वाला ये जो लेयर है, ये भी एपिथेलियम टिश्यू से ही बना होता है। ठीक है, मैंने किडनी एक एग्जांपल लिया, केवल किडनी नहीं, जितने भी ऑर्गन है ना उसकी बाहरी परत यानी कि आउटर लेयर किसका बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। इसके बाद आप आइए पेशी उत्तक। पेशी उत्तक मतलब समझ रहे हैं, जो गति प्रदान करती है हमारे बॉडी में, जो भी मसल का जो मूवमेंट होता है, इसी पेशी उत्तक के कारण। नर्वस टिश्यू का दो आपको नाम एग्जांपल याद रखना है, एक आपका ब्रेन हो जाएगा और एक आपका स्पाइनल कोड। ये किसका बना होता है, तो नर्वस टिश्यू से ही बना होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, आगे 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 अगला क्वेश्चन पे। तो इसका सही उत्तर मिल गया कनेक्टिव टिश्यू। बहुत शानदार सा न्यूमेरिकल, बहुत ही शानदार प्यारा ये न्यूमेरिकल है भाई, 14 नंबर का। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। 14 नंबर का न्यूमेरिकल में क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टिव फोर्स, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द रजिस्टिव। देखिए क्वेश्चन में ही समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ बोला गया रजिस्टिव फोर्स, यानी रजिस्ट किया जा रहा है, यानी आपको रोका जा रहा है, यानी कि प्रतिरोध किया जा रहा है। मतलब समझिएगा, आप जाना चाह रहे हैं इधर और आपको इधर फोर्स लगा के रोका जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि आपका ये, जैसे समझिएगा, पूरा ही तोड़ देते हैं हम जी क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका कोई एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठ के गाड़ी चला रहे हैं आराम से मस्त। तो अब आपका ये मोशन है, आप मान के चलते हैं कि यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर से आप गाड़ी चला रहे हैं। अब आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ से फोर्स लगा के रोका जा रहा है। तो या फिर आप मान के चलिए ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना, ब्रेक लगा रहे हैं तो आपका टायर के जस्ट, यानी टायर आपको इधर जाना चाह रहा है फ्रिक्शन के कारण, यानी ब्रेक के कारण जो फ्रिक्शन यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये आपको पीछे के साइड बल लगा रहा है। तो अब ये 30 किलोमीटर जब आपका गाड़ी रुक जाती है तो 0 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, यानी कि गाड़ी अब आपका यहाँ रुक गया, स्टॉप हो गया। तो देखिए
क्या हुआ, स्पीड यहाँ पे देखिए क्या हुआ, घट रहा है। वेलोसिटी v1 अगर देखिएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर, और v2 क्या हो गया आपका 0 हो गया, यानी घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध हो रहा है, यानी कि रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, आपको रोकने का काम किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी जरूर स्पीड यहाँ पर घटेगी, क्योंकि रजिस्टिव फोर्स आपको अगर निकालने बोला है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे अगला आगे बढ़ते हैं। तो रजिस्टिव फोर्स जो है रिक्वायर्ड, देखिए बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि द वैल्यू ऑफ द रजिस्टिव फोर्स, यानी कि आपको निकालना रजिस्टिव फोर्स का वैल्यू बताना है कितना होगा, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ 5 kg बॉडी फ्रॉम 65 मीटर पर सेकेंड, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए घटा ना स्पीड, पहले जो स्पीड था आपका 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और अब जो स्पीड हो गया वो 15 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगाया गया, रोका जा रहा है। तो अब कितना फोर्स आप लगाइएगा कि इसका गाड़ी का स्पीड 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाए 0.2 सेकेंड में, और वो जो बॉडी है 5 kg का। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, हिंदी में समझ गए होंगे ना भाई, हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। अब बाकी हम इस क्वेश्चन को हिंदी में ही समझा रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है आपका 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब आपको बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इधर मोशन है, इस पे आप कितना रजिस्टिव फोर्स लगाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट का, यानी इस 5 kg का जो गति है वो कितना आ जाए, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाए, लेकिन कितने समय के अंदर, 0.2 सेकेंड के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए इसको बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन का यहाँ पे जो दिया गया है ना, जो यहाँ यूनिट के साथ खेल खेला गया भाई, ये शानदार वे में क्वेश्चन को बनाता है आपका कठिन, बाकी है चीजें काफी आसान। खैर चलिए देखते हैं, इसमें चीजों को तोड़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है। तो भाई हमें अभी क्या निकालना, रजिस्टिव फोर्स निकालना, एफ निकालना, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो भाई हमें मास पता है कितना, 5 kg, एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, यानी हमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो यहाँ ए का वैल्यू पुट कर लेंगे तो निकल जाएगा। अब आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपन टी होता है, ये आपको पता है। v क्या, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इनिशियल सॉरी जो u है, माफ करिएगा उल्टा मैंने बोल दिया, देखिए v क्या होती है आपकी, फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है, और u क्या होती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी जो स्पीड है इनिशियल कितनी है, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी u का वैल्यू आपको दे दिया गया 65 सेंटीमीटर। जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो जाना चाहिए, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, यानी v का वैल्यू 15 है, u का वैल्यू 65 है। तो v का वैल्यू कितना दे दिया गया भाई, v का वैल्यू दे दिया गया हमें, v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 15 दे दिया गया, तो 15 चलिए यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, v का वैल्यू 15 और माइनस u का वैल्यू कितना है, इनिशियल 65 सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर हो गया, कितना समय में, तो 0.2 सेकेंड में हमें ये अचीव करना है। तो अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 15 में 65 माइनस होगा, नहीं तो 65 से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -50, ठीक है ना, -50, 0.2, एक और जीरो हटा दिए, यहाँ पे खेला हो जाएगा, दो कितना हो जाएगा भाई, 25, यानी कि 250, यानी -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर। अब कैसे, तो देखिए यूनिट में भी मैं ले आता हूं, देखिए v का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना है, 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना है, 0.2 सेकेंड। तो ये सेकेंड ये सेकेंड ये सेकेंड आके मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना भाई। तो हम एक एक चीज को लेकर चलते हैं, बोले ना जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी मेरा क्लास इंपॉर्टेंट है, और जिसको बहुत कुछ आता उसको और भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि ये जो नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, अब आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ये तो आपको डायरेक्शन बता रहा है। अब ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है कि जो आपका मोशन इस डायरेक्शन में है, तो आपने फोर्स लगा के इसको क्या किया, रोका है, यानी कि रिटार्डेशन हो गया, अपोजिट जो डायरेक्शन का मोशन है उसके जस्ट अपोजिट में ये फोर्स काम कर रहा है, यही आपका नेगेटिव वैल्यू बता रहा है। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया भाई, और आप लोग क्या किए, इस ए का वैल्यू को पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, इस वैल्यू पे यहाँ पे आके। तो चलिए फोर्स निकालते हैं हम लोग, फोर्स इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, 5 kg है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया, 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया ना भाई, 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन नहीं, ये आपका सेंटीमीटर में, और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में, यहाँ पे kg सेकेंड, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 kg पहले लिख ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यूनिट को हम ले करके ही चलते ताकि आपको समझ में आ पाए एक चीज। 250 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, देखिए 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर होता है,
तो 1 सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ भी हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, और पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 में पहले एक जीरो, ये जीरो चल जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 25/2, ठीक है ना। यानी फोर्स कितना आ गया, 25/2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही आया। अब समझिएगा, यानी ये क्या आया, प्रतिरोध बल। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको रहेगा 25/2 न्यूटन या रहेगा 12.5 न्यूटन, यही रहेगा भाई। अब ये देखिए न्यूटन कैसे हो गया, समझिएगा। देखिए ये क्या हो गया, केजी है यानी कि मास हो गया, ये मीटर पर सेकंड क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, मास इनटू ए क्या हो गया, फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यानी ये आप पूरा इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। यानी कि प्रतिरोध बल कितना आ गया, 25/2 न्यूटन या फिर 12.5 न्यूटन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल भी। कोई दिक्कत है भाई यहाँ पे? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हटाते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए, और ये हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका 15वां नंबर क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल्स है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ये आपका काम करेगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है समझते हैं। अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर पर क्यू, ठीक है ना, कोई एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम सेंटीमीटर पर क्यू है, 50 सेंटीमीटर पर क्यू है, इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, ये कंप्लीटली वाटर में इमर्स कर गया है, तो फाइंड द फोर्स ऑफ बायंसी ऑन इट। आपको हिंदी में पढ़ लेते हैं। 50 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक पिंड जो है पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, उस पर उत्प्लावकता बल ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आपको आर्किमिडीज का पूरा प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए, फोर्स ऑफ बायंसी क्लियर होना चाहिए, डेंसिटी अगर आपका कोई फ्लूइड होता है उस पर बायंसी फोर्स कैसे काम करता है, ये सब चीज मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर, ठीक है। यूट्यूब पे इसका एक क्लास मैंने लिया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन, उसको देख लीजिएगा। बाकी हमने अपने कोर्स में तो पढ़ाया ही, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोई एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को यहाँ बना लेते हैं। अब यहाँ पे बोला गया इमर्ज इन वाटर कंप्लीटली, पहले मैंने एक वाटर से इसको एक बीकर में भर लिया है, ठीक है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये कंप्लीटली इमर्ज हो गया। कंप्लीटली इमर्ज मतलब कंप्लीटली डूब गया ये बॉडी। इसका वॉल्यूम कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यों है, ये आपका वॉल्यूम दे दिया गया, इसका 50 सेंटीमीटर क्यों वॉल्यूम दे दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स, बायंसी फोर्स निकालना। पहले समझिए बायंसी फोर्स वगैरह से पहले समझिए फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड का मतलब हो गया आपका लिक्विड और गैस, यानी कि गैस और लिक्विड। फ्लूइड को हिंदी में कहते हैं द्रव, लिक्विड को कहते हैं हिंदी में तरल, और गैस को हिंदी में कहते हैं गैस। यानी कि अगर हम फ्लूइड कह रहे हैं ना, तो फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, अगर मैं फ्लूइड कह रहा हूं यानी कि लिक्विड की भी बात हो रही है और गैस की भी बात हो रही है। और जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ये कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु का फ्लूइड में डालते हैं तो दो फोर्स काम करता है। आप समझिएगा कैसे, जैसे कि मैंने कोई फ्लूइड लिया, कोई लिक्विड लिया पानी, अब इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसमें दो फोर्स काम करेगा, एक तो डाउनवर्ड काम करेगा, इसका वेट mg, और ऊपर काम करता है बायंसी फोर्स। अब ये mg क्या है, तो mg क्या होता है ना, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस ऑब्जेक्ट को अपने केंद्र की ओर जिस फोर्स से खींचती है वो फोर्स ही होता है mg, यानी कि उसका भार। अब ये बायंसी फोर्स क्या होता है, तो जिस फ्लूइड में आपने इस ऑब्जेक्ट को डुबाया है ना, तो ये फ्लूइड क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं बायंसी फोर्स। जस्ट एग्जांपल लीजिएगा, खाली बोतल आपके घर में होगा पानी वाला, उसको लेकर के बाल्टी में डुबाइएगा तो वो बाल्टी में डूबेगा नहीं, बोतल बाहर आ जाएगा, खाली बोतल। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है ना एक फ्लूइड है, और फ्लूइड क्या करता है, बायंसी फोर्स लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो वो बोतल को ऊपर फेंक देता है। अब समझ में आ गया ना बायंसी फोर्स का कंसेप्ट, ठीक है। ये मैंने फटाक से चीजों को निकाल दिया है जल्दी से। अब एक चीज और भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि ये आपका जो वाटर है, ठीक है, अब यहाँ पे वाटर है। अब मैं ये ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट का कलर अलग ले रहा हूँ, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यों है। अब बताइए भाई, अगर मैं इसको यहाँ पे डालूंगा इसके अंदर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या होगी, बाहर पानी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी भाई। अब कितना पानी निकलेगी, यहाँ मैंने लिखा है W1 और यहाँ मैंने लिखा है W2, कितना पानी निकलेगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का भी होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यों पानी बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबा दिया हूं, कंप्लीटली इमर्ज यानी कंप्लीटली डुबा दिया हूं। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ पानी इधर आ जाएगा, कुछ पानी इधर आ जाएगा, मैंने कलेक्ट कर लिया। तो अगर इस पानी को मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेस्ड वाटर कहूंगा, डिस्प्लेस्ड वाटर कहूंगा। क्यों डिस्प्लेस्ड वाटर, क्योंकि इससे डिस्प्लेस होकर बाहर निकल गया पानी। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप क्या मुझे बता सकते हैं वॉल्यूम किसका,
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का यानी कि W1 प्लस W2 का आप वॉल्यूम बता सकते हैं, यानी कि ये जो पानी और ये पानी इसका वॉल्यूम बता सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर, कितना होगा? जितना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप डुबा रहे होंगे उसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसका भी होगा कि नहीं? यानी कि इसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वाटर 1 और वाटर 2 जो आप वॉल्यूम इसका देखेंगे, काउंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे तो कितना होगा ये भी, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकलेगा ना। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए अगले इस स्टेप में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में आपको दिया गया था इसका वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम दिया गया 50 सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 100 से डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब को, पहले क्यों हटाइए, एक ही सेंटीमीटर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। अगर यहाँ पे क्यों है यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो अगर आप इसको, एक मिनट, अगर आप इसको क्यों करते हैं तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻2 मीटर का क्यों करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यों इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यों हो जाएगा। ये हो गया ऐसा यूनिट में कन्वर्जन। यानी वॉल्यूम आप लिख सकते हैं 50, ये 1 सेंटीमीटर क्यों की जगह क्या लिख सकते हैं? इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ सर। अब आपको निकालना क्या है? बायनेंसी फोर्स निकालना। बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए। बायनेंसी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है? डिस्प्लेस्ड वाटर का, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड वाटर का इनटू जी। तो अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है भाई? जो फ्लूइड है ये वाटर है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 होता है। तो ये जो फ्लूइड है, यानी कि ये फ्लूइड कौन सा फ्लूइड था? यहाँ पे पानी है, तो पानी का आपको याद है, मैंने बताया भी, ये कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, kg पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का कितना होगा? यानी कि इससे पानी जो निकलेगा बाहर वो कितना होगा? जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वो कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻6, 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू जी का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। अब आइए बायनेंसी फोर्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। मीटर क्यों से ये मीटर क्यों कट गया? हाँ सर। अब आया 1000 इधर है भाई, और इधर 50 हो गया, और इधर आपका 10⁻⁻6 इंटू 10 है, 10⁻⁻6 इंटू 10 हो गया इधर। और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, यूनिट यहाँ पे 10 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया kg, ये वाला kg, और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इस जीरो को हटाते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10⁻⁻6 है, यानी कि नीचे आ जाएगा। मैं इसको बहुत बेसिक से कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए काम आएगा ये। 10⁻⁻6 है, यानी कि 10 ये आपका 2 3 4 5 6 जीरो हो गया। इधर हो गया यूनिट kg, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं यूनिट को लेके चलता हूँ ना, ताकि आपको मैं डायरेक्ट लिख दूँ न्यूटन, तो ये सही नहीं है भाई, हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। 3 जीरो से यहाँ कटा, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, यानी कितना वैल्यू आया? 5/10, ठीक है। यानी इसको काटेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए kg किसका है? मास का kg होता है, मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, मास इंटू है फोर्स हो गया। फोर्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन। यानी कि जो बायनेंसी फोर्स आया कितना? 0.5 न्यूटन। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 0.5 न्यूटन। तो बस इसी कंसेप्ट पे आपका 16 नंबर का भी क्वेश्चन है। इसमें आपको रेडियस दिया गया, बनाइए, अगले क्लास में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखेगा भी, आगे चीजों को और भी कंटिन्यू करूं इसी प्रकार से और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए डे नंबर 4 का आप लोग इंतजार करेंगे। धन्यवाद।